हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 24 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति या फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि वह कौन कौन से कारण थे जिनसे 1857 की क्रांति हुई थी। जैसे जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई थी बंगाल, उड़ीसा व बिहार की। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक ने दी थी। उसके बाद सहायक संधि जो वेलेस्ली के द्वारा 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी और पहला हैदराबाद था राज्य जिसने सहायक संधि अपनाई थी। तीसरा जो था वो था हड़प की नीति। हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी 1848 में, जिसे सबसे पहले अपनाया गया था सतारा के द्वारा 1848 में। वह यह कुछ मुख्य कारण थे जो जैसे चर्बी वाले कारतूस शुरू किए गए थे। तो और हमने जो इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति को नाम दिया गया था, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए थे। तो आज इस वीडियो में 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी वो हम देखेंगे। 23 जनवरी 1857 या फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार 23 जनवरी 1857 और कुछ इतिहासकारों के अनुसार दिसंबर 1856। तो 23 जनवरी 1857 को दमदम एक ट्रेनिंग सेंटर था। दमदम ट्रेनिंग सेंटर में एक नई राइफल लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वह एक नई राइफल का इंट्रोड्यूस की गई थी, नई राइफल जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल और एनफील्ड राइफल में जो गोली होती थी, वह एनफील्ड राइफल की जो कारतूस थी, उस कारतूस पे इस्तेमाल किया गया था चर्बी का। और यह चर्बी थी गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। दोबारा से देखिए कि 23 जनवरी 1857 को दमदम ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पे अंग्रेजों का यह ट्रेनिंग सेंटर था। 3 ट्रेनिंग सेंटर थे मुख्य रूप से। दमदम जो ट्रेनिंग सेंटर था उसमें एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और इस राइफल का जो नाम था वो था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो गोली लगाई जाती थी, वह जो कारतूस इस्तेमाल में किया जाता था, उस कारतूस में चर्बी लगी हुई थी और यह चर्बी थी गाय की चर्बी व सूअर की चर्बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस राइफल से पहले मतलब एनफील्ड राइफल से पहले अंग्रेजों के द्वारा जो बंदूक इस्तेमाल में की जाती थी, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बैग। उस बंदूक का नाम था ब्राउन बैग बंदूक। और यह जो बंदूक थी यह बनी हुई थी लकड़ी से। यह बनी हुई थी लकड़ी से और इसी के स्थान पर ब्राउन बैग जो बंदूक थी, इसी के स्थान पर नई राइफल लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो थी एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेजों के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे जहां पे ये सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करते थे। मुख्य रूप से 3 ट्रेनिंग सेंटर थे। पहला ट्रेनिंग सेंटर था सियालकोट में। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर था अंबाला में और तीसरा ट्रेनिंग सेंटर था दमदम में। इस दमदम को दमदमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गोली बनाई जाती थी। मतलब कि अंग्रेज जो गोली बनाते थे, वह जो कारतूस बनाते थे बंदूकों के लिए, वो कारतूस बनाने की जो फैक्ट्री थी, जो कारखाना था, उसका नाम था बलूच शस्त्रागार। और बलूच शस्त्रागार जो था यह था मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब चर्बी वाले कारतूस की बात फैल गई थी, वो चर्बी वाले कारतूस जब इस्तेमाल में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए जोर दिया था, तो जनवरी व फरवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूस दमदम में
दमदम में यह बात फैल गई थी कि यह कारतूस चर्बी से बने हुए हैं और यह चर्बी गाय व सूअर की चर्बी है, क्योंकि सबसे पहले दमदम जो ट्रेनिंग सेंटर था वहीं पर ही एनफील्ड राइफल आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह जो हुआ था यह 19वीं रेजिमेंट ने किया था। और 19वीं रेजिमेंट ने जब वह विद्रोह किया था तो अंग्रेजों ने 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया था, और जब 19वीं रेजिमेंट को ही भंग कर दिया था तो यह विद्रोह जो हुआ था यह विद्रोह उधर ही भंग हो गया था, वह उधर ही दब गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धीरे धीरे कर जैसे जैसे सैनिकों में यह बात फैली तो एक सैनिक थे 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी का सैनिक था। बैरकपुर जो कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में थी, बैरकपुर छावनी का यह सैनिक था मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री का सैनिक था। और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, और जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था वह चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था, तो परिणाम स्वरूप मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी सैनिक व 2 अंग्रेज जो लेफ्टिनेंट और सार्जेंट थे उनको गोली मार दी थी। लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन इनको गोली मार दी थी, और यह कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो गई थी और सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो गए थे। एक बार फिर से देखिए कि 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक था, 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक था जो बैरकपुर छावनी में था। बैरकपुर छावनी जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, और उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। और जब मंगल पांडे ने ये चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था तो अंग्रेजों ने इसके साथ मतलब इसको चलाने के लिए बोला था, परंतु मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों पर गोली चला दी थी। पहले जो अंग्रेज थे वो थे लेफ्टिनेंट बाग जिसकी मृत्यु हो गई थी, और दूसरे थे सार्जेंट ह्यूरसन जो घायल हो गए थे। अभी मंगल पांडे था कौन? मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला सैनिक था। जब इन्होंने गोली चला दी थी तो मंगल पांडे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था। जब मंगल पांडे ने गोली चलाई थी तो मंगल पांडे ने एक नारा दिया था कि मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था, मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो बलिया जिले में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। बलिया का जो प्राचीन नाम है वो है गजिया, वो है गजिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी थी बैरकपुर छावनी में, जिसमें एक अंग्रेज मर गया था और एक घायल हो गया था, तो मंगल पांडे वहां से भाग जाता है। परंतु मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। वह मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, और यह जो फांसी की सजा सुनाई जाती है इसके लिए एक परिषद का गठन होता है, और वो परिषद थी 14 सदस्य परिषद। वो परिषद थी 14 सदस्य परिषद, और इस परिषद का जो मुख्य था, जो मुख्य अध्यक्ष था वो था जवाहरमल तिवारी, वो था जवाहरमल तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मंगल पांडे के साथ, जब मंगल पांडे को फांसी हुई थी तो मंगल पांडे के साथ एक और सैनिक था जिसे फांसी हुई थी। उस सैनिक का नाम था ईश्वर प्रसाद तिवारी, ईश्वर प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड कैनिन, वो था लॉर्ड कैनिन गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिन जो गवर्नर जनरल था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम
वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मंगल पांडे को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो फांसी की सजा सुनाई गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। फांसी की सजा सुनाई गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा मंगल पांडे को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब अंग्रेजों का 1857 की क्रांति के समय पे अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति था वो था जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन अंग्रेजों का मुख्य सेनापति था 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, परंतु बाद में सेनापति और भी बदल दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों का जो मुख्य कार्यालय था, जहां से अंग्रेज अपना सारा कारोबार व सारा कार्य संभाला करते थे, तो वो था शिमला में। वो था शिमला में। नेक्स्ट पॉइंट है कि तोपखाने जो थे, तोपखाने का जो मुख्यालय था वो था मेरठ में। वो था मेरठ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय में जो चीफ कमिश्नर था, वो चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय पर चीफ कमिश्नर था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है मेरठ में, तो 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में उस समय जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम, वो बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली में मुगल शासक थे, और जब सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं तो वो 1857 की क्रांति का जो सम्राट में नेता जो घोषित करते हैं वो बहादुर शाह जफर को करते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय पे जो नेता थे, जो सम्राट थे, वो थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इंग्लैंड की उस समय इंग्लैंड की महारानी थी 1857 की क्रांति के समय में थी विक्टोरिया। वो थी विक्टोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय पार्म स्ट्रोंग। जब क्रांति शुरू हुई थी, क्रांति जब शुरू हुई थी जब क्रांति जब थे पार्म स्ट्रोंग, परंतु जब क्रांति समाप्त हो जाती है उस समय पीएम बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 24 अप्रैल 1857 को, ध्यान दीजिए कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। जब मंगल पांडे को फांसी हो जाती है तो आगे चलकर चर्बी वाले कारतूस का पूरे भारत में पूरे सैनिकों को पता चल जाता है कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस हैं उनमें चर्बी लगी हुई है, गाय और सुअर की चर्बी। तो आगे चल के 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिक या फिर 85 सैनिक, 99 सैनिक व 20वीं और 3L रेजिमेंट ने भी चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। दोबारा से देखिए कि जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिक व 20वीं और 3LC रेजिमेंट ने भी चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था, और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इन सैनिकों को जेल में डाल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1857 की क्रांति में कुल जो भारतीय सैनिक थे वो थे 2,38,000 उस समय भारतीय सैनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्रिटिश और भारतीय सेना में, मतलब ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक, इन दोनों का क्या अनुपात था। तो ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो था 1:5, मतलब 1:5 में ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक थे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों ने मौलवी अहमद उल्लाह पर 50,000 50 50,000 का इनाम रखा था। और मौलवी अहमदुल्लाह ने ही जो अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित किया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद को घोषित किया था 1857 की क्रांति को? तो वो किया था मौलवी अहमद उल्लाह ने। और मौलवी अहमद उल्लाह के ऊपर ही अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मुख्य सेनापति थे, जो अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे, वो थे जॉर्ज एनिसन। और जॉर्ज एनिसन के बाद जो मुख्य सेनापति बनाए गए थे, वो बनाए गए थे हेनरी बर्नार्ड। और हेनरी बर्नार्ड के बाद जो मुख्य सेनापति बनाए गए थे, वो थे कोलिन कैपबेल। तो 1857 की क्रांति में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जो मुख्य सेनापति थे, वो थे जॉर्ज एनिसन, हेनरी बर्नार्ड और कोलिन कैपबेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्रांति की समाप्ति के समय, जब क्रांति शुरू हुई थी, उस समय जो पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम थे, वो थे पार्मस्टोन। परंतु क्रांति की समाप्ति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड के जो पीएम थे, वो थे बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था लेफ्टिनेंट जॉन बेनेट। 29 मार्च 1857 को एक घटना हुई थी, और वो घटना ये थी कि बैरकपुर छावनी जो कोलकाता में है, बैरकपुर छावनी का 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और 2 अंग्रेजों पर गोली चला दी थी। जब उन्होंने 2 अंग्रेजों पर गोली चला दी थी, उनमें से एक अंग्रेज मर गया था और एक जो लेफ्टिनेंट थे, उसकी मृत्यु हो गई थी और सार्जेंट घायल हो गया था। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को ढूंढ लिया जाता है और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था जो था मारो फिरंगियों को। और उसी समय 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, उस समय इंचार्ज था जो उस छावनी का, वो था लेफ्टिनेंट जॉन बेनेट। बैरकपुर छावनी से ही संबंधित थे मंगल पांडे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्रांति की जो 1857 की क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी, जो निर्धारित तारीख तय करी थी कि उस दिन से क्रांति शुरू करेंगे सैनिकों, तो वो करी थी 31 मार्च 1857। परंतु सैनिकों के द्वारा इसे समय से पहले ही 10 मई को ही विद्रोह शुरू कर दिया था। वह विद्रोह स्टार्ट हो गया था और जब 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, वह भागकर वह 11 मई को दिल्ली आ जाते हैं वो, तो 10 मई को ही 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय में जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी 10 मई को, तो 10 मई 1857 की क्रांति के समय में मेरठ में स्थान था कालीपलटन स्थान, और कालीपलटन स्थान के पास रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट, और 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने 10 मई 1857 को रविवार के दिन विद्रोह कर दिया था। और यह 1857 की क्रांति के
शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसे बड़े स्तर पर इस विद्रोह किया गया था। और अगले ही दिन 11 व 12 मई को भारतीय सैनिक जो थे वो दिल्ली आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 10 मई 1857 को जिस समय मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय मेरठ में जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कार्माइकेल। अधिकारी तो कार्माइकेल था, परंतु जो मुख्य व जो सेनापति था वो था मेजर हैविड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 24 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने 99 सैनिकों को बंदी बनाया था। और ये जो सैनिक बंदी बनाए गए थे, इन सैनिकों में से ये कहा जाता है कि 85 सैनिकों को उम्र कैद मिली थी और कुछ सैनिकों को फांसी की सजा मिली थी। तो जब इन्हें उम्र कैद व फांसी की सजा मिली थी, तो कदम सिंह जो इनका नेतृत्व कर रहा था, कदम सिंह ने अंग्रेजों पर गोलियां चला दी थी और सैनिकों को रिहा व सैनिकों को आजाद करवा दिया था। और इधर से ही क्रांति की शुरुआत होती है और ये सैनिक आगे चलकर दिल्ली में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 11 मई को सैनिक दिल्ली में पहुंच जाते हैं। 10 मई को मेरठ में इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था, और जब मेरठ में विद्रोह शुरू कर दिया था तो 11 मई को ये दिल्ली में आ जाते हैं। और 11 मई को ये सैनिक दिल्ली में पहुंच जाते हैं, जहां पर मुगल जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जो पहले से ही अंग्रेजों से नाराज था। तो ये सैनिक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट व अपना नेता घोषित कर देते हैं। एक बार दोबारा से देखिए कि 10 मई 1857 को मेरठ में, और मेरठ का स्थान था काली पलटन, वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय पर अंग्रेज अधिकारी जो था वो था कार्माइकेल। और किस प्रकार से ये सैनिक 99 जो भारतीय सैनिक थे उनको रिहा करवाते हैं, और 11 मई 1857 को अगले दिन सोमवार को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां पर ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता व बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुन लेते हैं। तो ये जब दिल्ली में आ जाते हैं, तो अब इधर से हम जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे दिल्ली। दिल्ली में ये आ जाते हैं 11 मई को, तो बहादुर शाह जफर जो थे वो पहले से ही अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद कर दी थी। और इन्हें लाल किले से भी बाहर निकाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 11 व 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं भारतीय सैनिक। और जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को ये अपना नेता व भारत का सम्राट चुन लेते हैं। बहादुर शाह जफर के साथ इनके प्रधानमंत्री जो थे, मुगल बादशाह के जो प्रधानमंत्री थे मुगल दरबार में, वो थे भक्त सिंह भी इस 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह जफर के साथ रहते हैं। ये दोनों मिलकर इस लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जो मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जफर के पुत्र व पौत्रों को हत्या कर दी थी। इनके जो पुत्र पौत्र थे वो थे शहजादा जहरुद्दीन, मिर्जा मुगल व मिर्जा अबू बकर व मिर्जा ख्वाजा। तो जब बहादुर शाह के पुत्र व पौत्रों की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो इससे बहादुर शाह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बहादुर शाह जफर के पुत्र व पौत्रों की हत्या कर दी जाती है,
तो यह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे पर चला जाता है। तो 20 सितंबर 1857 को हडसन, जो अंग्रेजी अधिकारी था, हडसन व निकोलस ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। जब बहादुर शाह जफर बंदी बन गया था तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेज रंगून, जो उस समय बर्मा व म्यांमार में था, रंगून में भेज देते हैं। रंगून की जेल में जब बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है तो बहादुर शाह जफर आगे चलकर 1862 में बहादुर शाह जफर में ही बहादुर शाह का निधन हो जाता है। जब बहादुर शाह का निधन हो जाता है रंगून में ही, तो बहादुर शाह का जो मकबरा है वो रंगून में ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है हुमायूं के मकबरे से। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून में बंदी बना लिया जाता है और रंगून में जिस किले में बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया जाता है उस किले का नाम था मांडले किले, मांडले जेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक। तो डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को, पहले तो डलहौजी ने इनकी पेंशन बंद करवाई थी बहादुर शाह जफर की। उसके बाद बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर निकालकर, लाल किले में रहा करता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर निकालकर कुतुब मीनार के पास रहने दिया था, वह इसकी पेंशन बंद करवा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बहादुर शाह जफर का सलाहकार जो था इस क्रांति में, बहादुर शाह जफर का सलाहकार था हकीम एहसानुल्लाह बहादुर शाह जफर का सलाहकार था और बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस जो था वो था चुन्नीलाल। तो ये था कि जब 11 मई को जब सैनिक दिल्ली में पहुंचे थे और सैनिकों ने अपना जो सम्राट, भारत का सम्राट व अपना जो दिल्ली का नेता चुना था वो चुना था बहादुर शाह जफर को, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें मांडले जेल व मांडले किले में रंगून में भेज दिया जाता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1862 में होती है। उसके बाद जो स्वतंत्रता चली थी, जो क्रांति चली थी 1857 की, उसमें कानपुर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो अब हम देखेंगे कानपुर के बारे में। कानपुर में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहेब ने, और नाना साहेब का जो बचपन का नाम है वो है धोतू पंत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नाना साहेब का जो सेनापति वो था तात्या टोपे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब नाना साहेब और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था, वह अंग्रेजों के खिलाफ ये हो गए थे। तो अंग्रेजों ने नाना साहेब को जो पेंशन दी जाती थी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष जो पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन को बंद कर दिया था। जब अंग्रेजों ने उस पेंशन को बंद कर दिया था तो यह कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कानपुर से, वो हुई थी 5 जून 1857। 5 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी कानपुर से। एक बार फिर से देखिए कि कानपुर से जो उत्तर प्रदेश में है वहां से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वो नाना साहेब ने किया था, जिनके बचपन का नाम था धोतू पंत। और इनके ही नाना साहेब के ही एक
सेनापति थे जिनका नाम था तात्या टोपे। परिणाम, जब इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे तो अंग्रेजों ने इनकी जो पेंशन थी 8 लाख रुपए उसको बंद कर दिया था और कानपुर से 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 जून 1857 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नाना साहेब ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए थे और नाना साहेब ने सती चोला घाट स्थान पर जो कानपुर में है वहां पर अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। जब नाना साहेब ने अंग्रेजों की हत्या कर दी थी तो नेक्स्ट पॉइंट है तो दिसंबर 1858 ईस्वी में कैंपवेल जो अंग्रेजी अधिकारी था, कैंपवेल और नाना साहेब के मध्य बिठूर का युद्ध हुआ था कैंपवेल और नाना साहेब के मध्य दिसंबर 1858 में। वे नाना साहेब और जो नाना साहेब के मंत्री था अजीमुल्ला खान दोनों इस युद्ध में हार जाते हैं और दोनों नेपाल चले जाते हैं। जब ये नेपाल में चले जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1859 में नेपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस क्रांति में नाना साहेब का जो साथ दिया था वो एक तो इनके सेनापति तात्या टोपे ने दिया था, एक इनके मंत्री जो मंत्री थे अजीमुल्ला ने इनका साथ दिया था और इनका साथ एजीजन बेगम ने दिया था, राव साहब ने दिया था और टीका सिंह ने दिया था। तो ये थे इस क्रांति में 1857 की क्रांति में नाना साहेब के साथी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब 5 जून 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी कानपुर में, तो उस समय जो अंग्रेजी कमांडर था, जो कमांडिंग ऑफिसर था उस समय पर कानपुर में, वो थे सर ह्यू व्हीलर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नाना साहेब जो थे वो बाजीराव दिरते जो एक पेशवा थे, बाजीराव दिरते के दस्तक पुत्र थे, इनके पुत्री के पुत्र थे बाजीराव दिरते की पुत्री के पुत्र थे नाना साहेब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, तात्या टोपे जो सेनापति था नाना साहेब का, तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान दीजिए, नाना साहेब का वास्तविक नाम बचपन का नाम था धोदूपंत और तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तात्या टोपे जी का एक दोस्त था जो था मान सिंह, और मान सिंह ने जब ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो मान सिंह जो तात्या टोपे जी का दोस्त था उसने तात्या टोपे को धोखा दे दिया था, और जब इन्होंने तात्या टोपे जी को धोखा दे दिया था तो अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तात्या टोपे ने इस क्रांति में 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी दिया था, मतलब इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी युद्ध व 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हमारा जो अगला केंद्र आता है 1857 का, वो केंद्र है हमारा झांसी में विद्रोह हुआ था, और झांसी का जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, वो नेतृत्व किया था हमारा रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में झांसी व ग्वालियर का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जो सेनापति थे नाना साहेब का साथ भी इन्होंने 1857 की क्रांति में दिया था, और रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी इन्होंने 1857 की क्रांति में दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1857 में झांसी को गोद निषेध प्रथा के आधार पर हड़प कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जब हमने 1857 की क्रांति शुरू करी थी तो हमने 1857 की क्रांति के जो जो कारण थे वो हमने पढ़े थे। उनमें से एक कारण पढ़ा था हमने गोद निषेध प्रथा, मतलब कि अगर किसी सम्राट को या किसी राजा को कोई पुत्र नहीं है और वो कोई पुत्र गोद ले लेता है तो उस गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यह नीति थी अंग्रेजों की और इसी नीति के तहत झांसी झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि झांसी शासक गंगाधर राव व उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। तो गंगाधर राव जी और रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया था और उस पुत्र का नाम था दामोदर। परंतु अंग्रेजों ने इस गोद लिए पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था और गोद निषेध प्रथा के तहत हड़प कर लिया था, जिसे हम हड़प की नीति भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इस नीति को कहा जाता है। हड़प की नीति की शुरुआत करी थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में इस नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि झांसी की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 5 जून 1857 को हुई थी और इसी दिन कानपुर जिसका नेतृत्व नाना साहेब व उनके सेनापति तात्या टोपे ने किया था, तो कानपुर में भी 5 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई के पति जो थे गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज जो थे वो गोद लिए पुत्र गंगाधर को उत्तराधिकारी मानने से मना कर देते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली जाती हैं। और जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली जाती हैं तो वहां पर ग्वालियर में उनकी आर्थिक सहायता की जाती है बीकानेर के अमरचंद बाठिया के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मदद की जाती है, आर्थिक मदद की जाती है जब वो ग्वालियर में चली जाती हैं। और इसका पता चलता है अंग्रेजों को इस बात का पता चल जाता है और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चल जाता है तो अंग्रेज अमरचंद बाठिया को पेड़ से लटकाकर फांसी दे देते हैं अमरचंद बाठिया को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून 1857 को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के साथ प्रत्यक्ष युद्ध किया था और इसी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज अधिकारी ह्यूज के साथ हुआ था और यह युद्ध 17 जून 1857 को हुआ था और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ह्यूज के साथ जो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था, तो उस युद्ध के आधार पर जो अंग्रेजी अधिकारी ह्यूज ने एक बात बोली थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ह्यूज ने यह कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द कहा था अंग्रेजी अधिकारी ह्यूज ने।
ह्यूज के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था 17 जून 1857 को, और ह्यूज के द्वारा ही इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के उपनाम। रानी लक्ष्मीबाई का जो उपनाम है वो है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम है, और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता था। महल परी और मणिकर्णिका भी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में, रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हो गई थी तो रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक गीत लिखा था, जो था कि खूब लड़ी मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई से यह गीत लिखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 19 नवंबर 1835 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जब वीरगति को प्राप्त हो गई थी 17 जून 1857 की क्रांति में युद्ध लड़ते लड़ते, तो इनकी जो समाधि है, इनकी रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो है ग्वालियर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 18 अप्रैल 1859 में जो तात्या टोपे थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी दिया था और नाना साहेब का साथ भी दिया था। तो 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। और ये कहा जाता है कि तात्या टोपे के एक मित्र थे मानसिंह तात्या टोपे को धोखा दे देते हैं, और इसी धोखे की वजह से तात्या टोपे को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और ग्वालियर में तात्या टोपे को बंदी बना लिया जाता है, वह इनको फांसी दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से हुई थी। वो दिल्ली में कब आई थी, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, और अन्य जो जैसे कानपुर था कि और झांसी है कि इन केंद्रों पर 1857 की क्रांति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमारे और केंद्र हैं 1857 की क्रांति के, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारी थ्योरी की है उसी से संबंधित हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो वैसे तो भारत का सबसे प्रथम जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो 1806 में हुआ था। 1806 में वेलूर स्थान पर जो है हमारा तमिलनाडु में, वहां पर हुआ था। और इस सैनिक विद्रोह का जो नेता था, जो नेतृत्व किया था, वो किया था बलवंत राव ने। और हमारा जो दूसरा मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जब मेरठ से शुरू हुई थी, जब 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। वह 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए थे। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। और जिस समय ये विद्रोह हुआ था उस समय मेरठ में जो अंग्रेजी अधिकारी था वो था मेजर हेविड उस समय मेरठ में सेनापति व सेना का अधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में किस सिपाही ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी।
तो ये गोली चलाई थी मंगल पांडे ने, और मंगल पांडे ने दो अंग्रेजों पर गोली चलाई थी। पहले जो अंग्रेज थे जिस पर गोली चलाई थी वो थे लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरे थे सार्जेंट ह्यूरसन। दूसरे थे सार्जेंट ह्यूरसन, और सार्जेंट ह्यूरसन इसमें घायल हो जाते हैं, और जो लेफ्टिनेंट बाग थे, लेफ्टिनेंट बाग की इसमें मृत्यु हो जाती है। और आगे चलकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ से विद्रोही सिपाही 11 मई 1857 को किस शहर पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचे थे 11 मई 1857 को, जब 10 मई को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। तो दिल्ली में जो सम्राट थे उस समय, दिल्ली में मुगल शासक थे जो थे बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इनके ही जो प्रधानमंत्री थे उस समय मुगल दरबार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे बखश खान, और इन दोनों ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली से। और सैनिकों के द्वारा ही बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट व अपना 1857 की क्रांति का नेता बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो वो किया था बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर को जब बहादुर शाह जफर के बेटे व पोत्रों की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो बहादुर शाह जफर हार जाते हैं, और वे हुमायूं के मकबरे पर चले जाते हैं। तो अंग्रेज जो थे हडसन जो अंग्रेज अधिकारी थे वो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से ही पकड़ते हैं और रंगून में भेज देते हैं। रंगून में मांडले जेल व मांडले किले में इन्हें रखा जाता है, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ में विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तो मेरठ में जो विद्रोह का तत्काल कारण था वो था एनफील्ड राइफल के कारतूस, क्योंकि उस समय एनफील्ड राइफल के कारतूस जो थे उन पर चर्बी लगी हुई थी, गाय व सूअर की चर्बी, और जिसी कारण सिपाहियों ने उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और इस प्रकार से विद्रोह हो गया था। क्योंकि एनफील्ड जो राइफल आई थी उससे पहले जो बंदूक इस्तेमाल में होती थी वो थी ब्राउन बैग, और ये बंदूक लकड़ी से बनी हुई थी। इसी बंदूक के स्थान पर नई बंदूक आई थी, नई राइफल आई थी जो थी एनफील्ड राइफल। और सबसे पहले जो एनफील्ड राइफल आई थी वो आई थी ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था सैनिकों को, वो था दमदम ट्रेनिंग सेंटर, जिसे हम दमदमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है वीडी सावरकर जी ने, जो ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1907 में, जब 1857 की क्रांति को 50 वर्ष हो गए थे जब इन्होंने कहा था। और इन्होंने यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब कहा था तो इनका इस नाम का समर्थन किया गया था नेहरू जी द्वारा व बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा समर्थन किया गया था। इन्होंने यह नाम 1907 में लंदन
लंदन में इन्होंने इंडियन हाउस में यह नाम दिया था, इंडियन हाउस में यह नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को जब क्रांति शुरू हुई थी, तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पार्मस्ट्रेन। और उस समय जो पार्टी थी, जो इंग्लैंड में पार्टी थी, वो थी लिबरल पार्टी। और जो महारानी थी उस समय इंग्लैंड की, महारानी थी उस समय विक्टोरिया। परंतु जब युद्ध समाप्त जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी, तो उस समय जो इंग्लैंड के पीएम थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो थे बेंजामिन डिज़राइल उस समय थे। तो बात देखिए, जब शुरू हुई थी, जब थे लॉर्ड पार्मस्ट्रेन शुरू हुई थी, और जब समाप्त हुई थी तब थे बेंजामिन डिज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो वो थी हमारी लिबरल पार्टी की सरकार थी उस समय। और पीएम थे पार्मस्ट्रेन और महारानी थी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने, जो उस समय मुगल शासक थे। और इन्हीं को ही भारतीय सैनिकों ने 11 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया था। और बहादुर शाह जफर जो थे, इन्हें लाल किले से निकाल दिया गया था, और इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी डलहौजी के द्वारा। और ये तब बाद में ये कुतुब मीनार के पास रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली पर पुनः अधिकार करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? मतलब जब दिल्ली पर 11 मई 1857 को जो सैनिकों ने हमला कर दिया था, परंतु दोबारा से जो दिल्ली पर अंग्रेज व ब्रिटिशों का जो अधिकार स्थापित करवाया था, वो करवाया था जॉन निकोलसन ने व हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वो सबसे पहले तो 5 जून 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी कानपुर में। और कानपुर में जो शुरुआत करी थी, जो नेतृत्व किया था, वो किया था नाना साहेब ने, जिनके बचपन का नाम था धोंदू पंत। और इनका ही एक सेनापति था, वो थे तात्या टोपे। और जब नाना साहेब हारने लगते हैं, तो नाना साहेब चले जाते हैं नेपाल में, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु नेपाल में होती है, जब ये 1857 की क्रांति से नेपाल में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानपुर की घटना से संबंधित बीबी घर हत्याकांड किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है हमारा कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानपुर को पुनः अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में कब्जा लिया था? तो ये लिया था हैवलॉक का जो संघर्ष चला था, वो नाना साहेब से चला था। और जब ये नाना साहेब को पराजित कर देते हैं, तो नाना साहेब नेपाल में चले जाते हैं, और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में जो क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी 5 जून 1857 को, और जो नेतृत्व किया था वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने, और इनका साथ दिया था वहाँ पे तात्या टोपे ने। तात्या टोपे जी ने इनका साथ दिया था। और रानी लक्ष्मीबाई के जो बचपन का नाम था वो था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मणिकर्णिका, और इन्हें महल परी भी कहा जाता था, और इन्हें महल परी भी कहा जाता था। और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का 17 जून 1857 को युद्ध हुआ था अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज के साथ। अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज के साथ इनका युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झांसी को अंग्रेजों ने किस नीति के तहत अपने अधिकार में लिया था? तो इन्होंने जो लिया था, मतलब झांसी को अपने अधिकार में लिया था अंग्रेजों ने, वो लिया था लेप्स की नीति। वो लिया था लेप्स की नीति, जिसे हम हड़प की नीति भी कहते हैं। हड़प की नीति भी कहते हैं। और हड़प की नीति की शुरुआत की गई थी डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा 1848 में। 1848 में। और हड़प की नीति जो सबसे पहले अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी सतारा के द्वारा। सतारा जो राज्य था 1848 में ही सबसे पहले अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झांसी की रानी किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो झांसी की रानी जो वीर गति को प्राप्त हुई थी जिस युद्ध में, वो युद्ध था हमारा, मतलब वैसे तो झांसी की रानी 1858 में ग्वालियर के युद्ध में वो शहीद वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है वो समाधि है ग्वालियर में। ग्वालियर में इनकी समाधि है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने थ्योरी और प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए हैं। थैंक यू।